गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। और ये ज्ञान धारा का जो है आपको थर्ड एडिशन है, ठीक है। ज्ञान धारा का ये थर्ड एडिशन है। ये बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट बुक रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वर्तमान सभी परीक्षाओं में जो है आपको 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है आपको टोटल 25 सेट्स दिए हुए हैं, टोटल जो है 25 सेट्स दिए हुए। और आप लोग जान भी रहे हैं कि ज्ञान धारा से इस बार जो है बिहार पुलिस में सिलेक्शन जो है 300 के पार लगभग हुआ है, ठीक है। तो इस बुक को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बुक जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हल प्रश्न पत्र सभी जो है दिया हुआ है। अध्ययन सामग्री यहाँ पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कंप्यूटर, ठीक है, विविध। और इस बुक का अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या इस बुक का एक एक पेज चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से जो है आप इसका जो है पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग आज जो देखते हैं, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी के लिए, यानी प्रैक्टिस सेट जो 25 दिया हुआ है वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो है 16/7/2023 का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसी का यहाँ पे हल प्रश्न पत्र जो है हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ बिहार दरोगा सिलेबस बोर्ड ऑन PYQ विथ एनालिसिस, तो ये हम लोग जो है किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला सेट इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 16/7/2023 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया हुआ है कीव राजधानी है, तो कीव राजधानी किसका है? तो कीव राजधानी जो है यूक्रेन का है, यूक्रेन की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिवेनिया है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिवेनिया है। और देशों का जो है राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है आपको बॉर्न है और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा है क्रोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा है पेसेटा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा है पेसेटा। रोमानिया की राजधानी आपको बुकारेस्ट है और इसकी मुद्रा है ल्यू। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है और इसकी मुद्रा है ल्यू। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और इसकी मुद्रा है फ्लोरिस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी मुद्रा है फ्लोरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह। आइए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस बुक में दिया भी हुआ है कि 144 नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट एडिशन बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ, तो सारी चीज़ें आपका इसमें दिया हुआ है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर
के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की प्रकीर्णता करने में अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुणा, अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णता नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लाल रंग कुहरे या धुएं के सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अतः खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैगनी और नीले रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। स्रोत ये एनसीईआरटी कक्षा 10 से लिया गया है, अध्याय 11, पेज नंबर भी यहाँ पे आपको दिया हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये सुमेध जातियों का उदाहरण है। सुमेध जातियों का उदाहरण है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सुमेध क्या होता है। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50 से अधिक, ध्यान रखेंगे 10 वर्षों में 50 से अधिक की कमी दर्ज की गई है, वे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। एक बार और देखें, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50 से अधिक की कमी दर्ज की गई है, सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख प्रजातियों जो सुमेध के श्रेणी में हैं, तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू आदि। अब संकटग्रस्त देखते हैं। संकटग्रस्त ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरण, शेर जैसे पूँछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पेंगोलिन आदि जो है ये संकटग्रस्त वाले प्रजातियां हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विलुप्त प्रजातियों के बारे में। जिस प्रजातियों का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, ये विलुप्त प्रजातियां कहलाते हैं। जैसे डोडो, स्टीलिस सी काऊ, थाईलैसिन जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका के शेर के 3 प्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन, ये जो है विलुप्त प्रजाति में शामिल है। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजातियाँ। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। हम्बोसिया डेंकरेंस बड़े बेड़ दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट है लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। नेक्स्ट है हंगुल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई थी।
1978 तथा कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना, एक सींग वाले गेंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना 1987 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण के लिए लक्ष्य रखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025 का शुभारंभ किया था। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेवा, ठीक है, सेवा कार्यक्रम चलाया गया था। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनिक, ध्यान रखेंगे इसका नाम डिक्लोफेनिक, को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनिक दवा से ही होती है। हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चिल्का झील, जो उड़ीसा में पाई जाती है। तो विस्तार इसका देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकरा तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील, सांभर झील जो राजस्थान में पाया जाता है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। ये जो है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, यानी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है, तो सांभर झील है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलर से बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल बने हुए होते हैं किसके, तो अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसे पीएन संधि होते हैं जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन Si का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र Si। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र या हॉल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को n क्षेत्र की ओर और छिद्र वाले को p क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। वह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता या चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होता है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान रखेंगे, अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम। स्रोत है, इसके स्रोत जो लिया गया है भारतीय भवन से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। यानी धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल था? तो जापान, जर्मनी और इटली। तो यहाँ पे इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939
को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान रखेंगे, सितंबर 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और जिसमें जो है जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धुरी राष्ट्र में शामिल देश हैं जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि जो है ये धुरी राष्ट्र में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, ये भारतीय मानक समय के लिए जो है माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो देशांतर है वो माना जाता है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक एवं उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इसे इलाहाबाद के नैनी भी बताया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बध्वगम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बधु प्लस आगम। बधु प्लस आगम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो शब्दों को मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार बध्वगम शब्द का सही संधि विच्छेद बधु प्लस आगम होगा। बध्वागम यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं: वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयदी स्वर संधि। ध्यान रखेंगे, यण संधि के उदाहरण हैं अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच्छा स्वच्छ, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। ठीक है, अब आइए देखते हैं यण संधि के बारे में। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई या उ और त्रि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप ई उ त्रि के जगह पर क्रमशः ये व र हो जाता है। जैसे वधु प्लस आगम वधुआगम हो जाता है, अ प्लस आ यानी वाह हो जाता है, सु प्लस अच्छा यानी स्वच्छ हो जाता है, इति प्लस आदि यानी इत्यादि हो जाता है, पितृ प्लस इच्छा यानी पितृच्छा हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो बेलन की ऊंचाई आपको हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? तो 4.2 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न अनुसार बेलन का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे आर पाई जो है आपको पाई कट जाता है, पाई और पाई जो है समाप्त हो गया, तो आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यू बचा। अब यहाँ पे जो है मान इन्होंने पुट कर दिया है, तो मान पुट कर दिया। आर का मान कितना है? 6 स्क्वायर गुने एच, और यहाँ 4/3 गुने 4.2 आर का मान है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2.744। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। ध्यान रखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्र शासन 29 जून 1968 में लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। ध्यान रखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 में लगाया गया था और 26 फरवरी 1969 तक
रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में अब तक कुल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूह से, यानी पीबीटीजी जो है विकास मिशन आदिवासी समूह से संबंधित है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है पीबीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह से आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीबीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय पीबीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, योजना के प्रबंधनों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में देवघर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पीटीजी का नाम बदल के 2006 में जो है पीबीटीजी कर दिया गया था 2006 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपको। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसरो जो है ध्यान केंद्रित करेगा, यानी इसका विस्तार है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई थी। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। ध्यान रखेंगे। FIBA की स्थापना 1932 में हुआ था। FIBA का स्थापना 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे राज्यसभा में। ठीक है। और ये अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका विस्तार देख लेंगे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में अमरम, ध्यान रखेंगे, अमरम शब्द का अर्थ क्या थी? तो अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? सैनिकों का दिए जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था। ध्यान रखेंगे, यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था। ध्यान रखेंगे, भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि उससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, ये कर सकता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो है मंत्रिपरिषद। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है आपको अनाई मुंडी है। कौन सी है? तो अनाई मुंडी है। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो अनाई मलाई पर्वत की चोटी जो है ये अनाई मुंडी है।
जिसकी ऊंचाई है आपको 2695 मीटर। ये प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे क्या है, ये ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन प्राण या झींगा का, प्राण ध्यान रखेंगे, प्राण या झींगा का जो है संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य नेत्रों में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो पुतली का आकार का नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखेंगे परितारिका द्वारा जो है पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा। आइए इसका विस्तार देखते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका या इसको आइरिस द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे परितारिका को ही आइरिस कहा जाता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे जो है एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका जो है गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्री लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र गोलक का आकार लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ये स्रोत कहाँ से लिया गया वो चीज़ें दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्निया और आँखों के बीच में एक नमकीन प्रादृश्य द्रव्य भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। ध्यान रखेंगे कार्निया और आँखों के बीच एक नमकीन प्रादृश्य द्रव्य भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है जिसे कचाब, ठीक है, कचाब द्रव्य भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कचाब द्रव्य भी कहते हैं। रेटिना में शंकु का आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आँखों के रेटिना में क्षण कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य जो है, गुणोत्तर माध्य इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका विस्तार है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 सांख्यिकीय माप होते हैं। ध्यान रखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 सांख्यिकीय माप होते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामिति माध्य और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित हैं, औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। ठीक है, अतः सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा। सही उत्तर क्या होगा, गुणोत्तर माध्य होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य जो है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो है प्रकाशित सघन होता है। विस्तार है, 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है।
विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा अधिक होता है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। ध्यान रखेंगे। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये कुमाऊं हिमालय जो है जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन जो है किया गया था। इनका नाम याद रखेंगे। सुडानी बुराड़ द्वारा जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। पहला है आपका पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। ध्यान रखेंगे, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के बीच में। और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियमांकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रणों को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं निजीकरण। ठीक है, निजीकरण के बारे में है। सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ध्यान रखेंगे, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय ने। ठीक है, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या थूपत उल मुहाविदीन, ध्यान रखेंगे, थूपत उल मुहाविदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा जो है लिखा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको बी के विनोद चंद्रन। ध्यान रखेंगे, पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोदन चंद्रन की नियुक्ति की गई है। 29 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिपोरजोय खबरों में था, वह क्या था, तो बिपोरजोय जो है एक चक्रवात था। खबरों में रहा बिपोरजोय एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। तो बिपोरजोय का नामकरण कौन किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव जो है ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह जो है भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, कहलगांव वाला जो है, कहलगांव जो है ये भागलपुर बिहार में स्थित है। अब बाकी जो है महाराष्ट्र में है तिरोडा, चंद्रपुरी और ट्राम्बे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6वां भाग होता है। ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है उसका भाग का क्या होता है, 1/6वां यानी 1/6वां भाग होता है। या वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार का कितना होता है, 1/6वां होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है
जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा, देख लिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुनी है। नेक्स्ट देखते हैं खगोलीय पिंड दिया हुआ है यहाँ पे, और द्रव्यमान केजी में और त्रिज्या मीटर में। पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना है, 5.98 गुने 10⁻24 kg। त्रिज्या इसका है 6.37 गुने 10⁻6। चंद्रमा का 7.36 गुने 10⁻20 और त्रिज्या है 1.74 गुने 10⁻6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स रेपो में वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तरलता घटती है। रिवर्स रेपो में वृद्धि, तरलता घटती है। इसका विस्तार देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होती है, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करती है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर की वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी, परिणामस्वरूप ब्याज दरें में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में भी क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में अधिक होना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा। ये अन्य विकल्प असंगत है। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहलाता है। मुहावरा, कुछ मुहावरा दिया गया है, देख लेते हैं। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। ठीक है, तो इसका विकल्प 1 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो धुआंधार का जो है निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी। ध्यान रखेंगे धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। अब जल प्रपात देख लेते हैं कुछ। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची, नीची तथा शैली कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधार और कपिलधार जलप्रपात भी जो है नर्मदा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, कैसे बनाया है आप यहाँ देख सकते हैं।
माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, लाभ कितना दे रहा है 20% दिया है। ये वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है तो 100 + 100 गुणे 20/100, तो ये आपको कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार वस्तु का अंकित मूल्य गुणे 100 - 20% यानी 120, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 120 × 100/80 यानी 150 रुपया। अभिष्ट अधिक वृद्धि प्रतिशत यानी 150 - 100/100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष जो है समास है। समास किसे कहते हैं तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के भेद क्या है तो ध्यान रखेंगे, समास के भेद जो है 6 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिण यानी विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट होता है, अतः यह तत्पुरुष समास है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ध्यान रखेंगे, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच पे नक्काशी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है तो फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का यहाँ पे देख लेंगे, कैल्शियम और फ्लोराइड प्लस H2SO4, ठीक है, इसको जो है इतने पे 200 से लेके 250 डिग्री पे जो है इसको गर्म किया जाता है, तो ये आपका बन जाता है कॉपर सल्फेट प्लस 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन होता है, इस कारण इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन को निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं HAFF, HF, ध्यान रखेंगे। ठीक है, HF एक निर्बल अम्ल है। HF क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निर्बल अम्ल है जो pKa के मान से स्पष्ट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का दुर्बल अम्ल होने के कारण फ्लोराइड आयन के साथ H3O प्लस हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को यहाँ पे देखेंगे गलनांक कितनी है तो 190, क्वथनांक कितना है 193। ठीक है, X दूरी PM 91.7 है, P कितना है 3.2 है। हाइड्रोक्लोरिक अम्लों में से हाइड्रोजन फ्लोराइड संरक्षक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच के साथ अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीबी नली के लिए कांच के सेल के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका विस्तार। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, काठियावाड़ी किसान की तरह जो है, ये काठियावाड़ी जो है आपको क्षेत्र पड़ जाएगा गुजरात में। ठीक है, इन्हीं की तरह जो है कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिससे वे
आजीवन पहनते रहे। नेक्स्ट है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता है था वो डैश कहलाता है, तो ये आपको फीफ कहलाता था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था फीफ कहलाता है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्वित जल जो है, आश्वित जल ये मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय है, आयोडीनकृत नमक भी मिश्रण है। ठीक है। आश्वित जल एक यौगिक है। आश्वित जल क्या है? एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से नियत हो अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, ठीक है, मीथेन, चीनी, नमक आदि। नेक्स्ट है मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों के यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ के अन्य प्रकार से तत्वों को भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। नेक्स्ट है एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मूल्य को कहा जाता है, तो ये कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। नेक्स्ट देखते हैं इस घटना को क्या बोला जाता है? तो सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य यानी जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो G20 का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे G20 में 19 देश और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन भी 2024 में शामिल हो गया, तो कुल जो है 21 सदस्य हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ जो 2023 में, अफ्रीका संघ जो है 2023 में शामिल हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सा पादप युग्मों में उभयलिंग पुष्प होते हैं? तो उभयलिंग पुष्प आपको गुड़हर तथा सरसों, गुड़हर तथा सरसों जो है आपको उभयलिंग पुष्प होते हैं। गुड़हर तथा सरसों पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग पुष्प कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हर एवं सरसों क्या है? एक जो है
आपको उभयलिंग पुष्प है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। पुष्प क्या कहलाता है? तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। जैसे पपीता जो है, ये पपीता और तरबूज जो है पुष्प एकलिंगी है। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिर पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रारूप्ति पुष्प में पुष्प पत्रों को 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग, ठीक है, जयांग। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमांग एवं जवांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग और पुमांग एवं जयांग को जो है आवश्यक अंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सम्मिलित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टेनिस में। टेनिस ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आपको पुर्तगाल ने प्रदान किया था। ठीक है, भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों में युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाल और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज की बीड़ा उठाई, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया था। पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ध्यान रखेंगे, हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। इस समय बार्थोलोमिया डियाज यानी पुर्तगाली द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। इसके उपरांत कोलंबस जो स्पेन का है द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डिगामा पुर्तगाल द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो ये आपको 1/3 से अधिक नहीं रहना चाहिए। विधान परिषद के जो है 1/3 से अधिक नहीं रहना चाहिए। पॉइंट है, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। कैपिटल जी का मान दिया हुआ कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, जी का मान है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी यानी किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया है, तो एकांकी दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैंडविस ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका विमेय सूत्र होता है m-1 L⁻³ T-2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। जी का मान जो है सभी स्थानों पर 1 होता है और यह एक आदिश राशि है। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम है 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणापाती होते हैं। अर्थात F बराबर G m1 m2/r2, जहाँ
F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, M1 M2 दो पिंडों को अलग अलग द्रव्यमान है, R क्या है, दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, तो डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, जनता है, ध्यान रखेंगे, जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया, ध्यान रखेंगे, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन, जनता और शासन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रबंधन मंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण किए कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया था। बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो 25 जो है आपको धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 ये मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे मूल अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। नामीब मरुस्थल स्थित है, तो नामीब मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो 1909 में की थी, ध्यान रखेंगे। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट 56 नंबर है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये है आपको पीके श्रीवास्तव। ठीक है, वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की पीके श्रीवास्तव जो 19वीं नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे, संथानम समिति। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो कितनी गणपूर्ति चाहिए, तो दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 चाहिए, 1/10 चाहिए, ध्यान रखेंगे। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन की कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है आपको वित्त मंत्रालय भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है प्रकाशित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। ठीक है, और ये जो है आपको इसका विस्तार है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है अनवीकरणीय कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि, ये अनवीकरणीय अनुसंधान संस्था है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों को परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों को परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म।
जीवाश्म से परिरक्षित अवयव जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्य जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव की इस प्रकार परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। ध्यान रखेंगे, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दबाव के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा SC के लिए। ठीक है, किसके लिए है, तो SC के लिए है। इस योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही थी। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए 1961 से 67 तक चल रही थी। इसे 1889 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो ये जो है BSNL जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। BSNL जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी एवं एशियन पेंटेट्स ये भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है, देखते हैं इसको। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। नेक्स्ट है, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की डैश ईयर टू ईयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथन 5। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की पाइथन, ध्यान रखेंगे, पाइथन 5 ईयर टू ईयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट है, बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति बने, पहले बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे पहले बिहार के राज्यपाल? 2015 से जून 2017 तक रहे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद में 2017 से 22 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे थे। नथपा झाकड़ी हाईडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। चमगादड़ की तथा पक्षी के पंख हैं, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो क्या है? समवृत्ति अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग हैं। समवृत्ति या समरूप अंग किसे कहते हैं देख लें। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने से पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वे एक ऐसी दिखाई देती हैं क्योंकि उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। यह कारण यह उन्हें सामरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समाजत अभिलक्षण बनाता है। समाजत अंग क्या है? तो भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, समाजत अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूसतारी आदि। अवशेषी अंग क्या है? तो अवशेषी अंगों को
मानव, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता और उन्हें उनके संवर्धित पूर्वजों की अवशिष्टि अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अकल दाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि। क्या है? ये अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे बोमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। E20 क्या है? तो E20 जो है आपको एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, जिसका प्रोटीन को संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में, ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 है। ठीक है, यह अर्धक्रिस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली सल्ट मीटर, ठीक है, सल्ट मीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुिक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 का तत्व है एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में जो है 5 इलेक्ट्रॉन एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। इसकी संयोजकता कितनी है? 3 और 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता। नाइट्रोजन जल से अभिक्रिया नहीं करता। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा सा हल्का, जल में कम घुलनशील। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पदार्थ को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन पदार्थों को संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेटस या नाइट्रेटस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसको गैस के रूप में न लेकर के नाइट्रेटस या नाइट्रेटस के रूप में प्रयोग करते हैं। मैग्नीज, पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। यह नाइट्राइट या नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है। अब आइए देखते हैं फास्फोरस। यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं का निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों के परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक, इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एस्टिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोग होता है। सल्फर, यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम, पौधों की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, यह DNA तथा RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है लोहा। ठीक है, यह तत्व पौधों के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधों में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पौधों में क्लोरोसिस रोग हो जाता है। बोरॉन, यह मुख्यतः शर्करा का ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधों को सूट टाइप नष्ट हो जाता है। मोल्बिडेनम, यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्यतः भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी या पत्ता गोभी में वीपटल रोग हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व गठिया दिवस 21 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये थे आपको शॉन कॉर्नरी थे। ध्यान रखेंगे, शॉन कॉर्नरी थे। बड़े स्क्रीन पे जेम्स बॉन्ड की भूमिका जो है अभिनेता शॉन कॉर्नरी थे। शॉन कॉर्नरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक है, यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संबंध के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्र न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि के लिए उल्लेखित है। 74 नंबर क्वेश्चन है IPL 2023 के विजेता टीम कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स जो है IPL 2023 के विजेता थे। ध्यान रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2023 गुजरात टाइटंस, ठीक है, जो 5 विकेट से हराई थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नोट वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है, भी ध्यान रखें। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट ही होता है। तो ये जो है हो जाएगा इसका आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व होता है? तो ये आपको विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना होता है। ठीक है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट्स है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था, इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से किया गया। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो ये है आपको अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? महान्यायवादी भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त पद धारण करता है। नेक्स्ट है NBC 01 एक है, क्या है ये? तो ये उपग्रह है। ध्यान रखेंगे, NBC 01 एक उपग्रह है। ठीक है, यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह में से पहला था। NBC 01 उपग्रह GSLV 512 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर है हो जाएगा आपका
बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक जो है यशवंत व्यास के द्वारा जो है संकलित की गई है। यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविताएं, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन पे को दर्शाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ का सवाल है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको 81 नंबर, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1926 में पंजाब में किया था। ठीक है। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबीला दास और यशपाल थे। छबीला दास और यशपाल थे। नेक्स्ट है, ठीक है, फिल इन द कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ब ऑफ सक्सेस्ड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क, इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन नीति आयोग करती है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयार सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर था। ठीक है। और 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था और 76.36 अंक के स्थान कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पे था। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का जो है एसआई इकाई क्या है? तो इसका है केल्विन है। तापमान का क्या है? तो केल्विन है। ठीक है। तापमान मापने के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने होते हैं। ठीक है। सेल्सियस पैमाने के बारे में देखते हैं। तो इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन होता है तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। ध्यान रखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इस जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। रोमर पैमाना पर इस क्वथनांक बिंदु को 80 डिग्री आर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर लिया जाता है। ठीक है। चारों पैमाना का संबंध ध्यान रखेंगे। ये सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, C-0/100, फ़ारेनहाइट का F-32/180, R-0/80, K-273/100। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको 85 नंबर है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है। मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमदी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, फुमदी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। ठीक है। आइए नियम को देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और माध्यम परस्पर समकोणी के इस प्रकार रखे गए हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो माध्यम प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत जनित्र इस नियम पर आधारित है। विद्युत जनित्र जो है इस नियम पर आधारित है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये चालक की गति को निर्धारित करेगा ये अंगूठा, और ये जो बीच वाली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करता है। ये जो है आपको चालक में प्रेरित विद्युत धारा को अंकित करता है। यानी अंगूठा जो है गति और भी जो है उसके साथ वाली जो अंगुली है ये क्षेत्र को निर्धारित करता है, और जो उसके साथ हल्का सा जो मुड़ी हुए है ये प्रेरित विद्युत धारा को निर्धारित करता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम आप देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गया है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जैसे अंगूठा है चुंबकीय क्षेत्र को और ये विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करेगा। ठीक है, ये जो है अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सीधा वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा जो है बल को निर्धारित करेगा और ये जो मुड़ी हुई अंगुली है विद्युत धारा को निर्धारित करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। प्रतिवर्ती धारा क्या है देख लेते हैं। वैसी धारा जिसकी परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती है ये प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा के पूरे चक्र में औसत मान शून्य होता है। दृष्टि धारा वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दृष्टि धारा कहलाती है। प्रवृत्ति धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर है। दृष्टि धारा और प्रवृत्ति धारा में अंतर देख लेते हैं। इस धारा की परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहती है। ठीक है, अब प्रवृत्ति धारा इस धारा की परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती रहती है। प्रवृत्ति धारा होता है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा का व्यय होता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इसे धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रवृत्ति धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से जो है घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसमें बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, इसमें बैटरी का चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो भारत में मनरेगा जो है 2006 में लागू किया गया था, यानी 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा लागू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के आनंदपुर ज़िले के बंदला, ठीक है, बंदलापल्ली गांव से हुई थी। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के आनंदपुर ज़िले के बंदलापल्ली ज़िले से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जो 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया। 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो मनरेगा। अब यहाँ पे दिया है आपको पॉसिव वॉइस के बारे में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉसिव वॉइस के बारे में। आइए हम लोग 89 क्वेश्चन देखते हैं। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्री इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ऑन्कोलॉजी। तो चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन होता है, के उपचार निदान की रोकथाम कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। ओडोंटोलॉजी ये दांतों की संरचना विकास बीमारियों तथा असमानताओं का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्थोमोलॉजी ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो आँख की रचना कार्यप्रणाली उनकी बीमारियां तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी गुर्दों के अध्ययन से है। नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दों के अध्ययन से है। ओटोरोहिर्नोलॉजी जो है कान नाक और गले के रोग से संबंधित है। ठीक है, मार्फोलॉजी पादपों का आकीर्णीय संरचना है। मार्फोलॉजी जो है पादपों का आकीर्णीय संरचना है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन है। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों एवं कार्यों के बारे में अध्ययन है। ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन के बारे में है। टेटोलॉजी ये उपर्जित लक्षणों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी ये शरीर के जो है अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित का अध्ययन है। उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव जाति के संस्कृति का विकास का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचमत माली पहाड़ियों या बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंचमत माली पहाड़ियों या बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज हैं कुएझोर, सुंदरगढ़, कोलाईहाड़ी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1707
7 यानी 3 मार्च 1707 को हुआ था। नमाज, ठीक है, देख लें यहाँ पे 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल के नमाज संपर्क करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक संस्था पर ले जाया गया, जहाँ एक प्रसिद्ध सूफी शेखा बुरहानुद्दीन के मकबरे के चाहर दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। सरकार फसलों का समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों का समर्थन जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षित जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाता है। तो ये इसका आंसर प्रसारण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाता है? प्रासरण। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो ये प्रासरण कहलाता है। प्रासरण क्या है देख लें। प्रासरण की प्रक्रिया में जल या विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रित्व वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रित्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। प्रसरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण का उदाहरण है, प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचालन प्रसरण द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रसरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में प्रसरण की भूमिका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। विसरण क्या है? तो द्रव्य, गैस तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रित्व वाले क्षेत्र से कम सांद्रित्व वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण का उदाहरण, विसरण द्वारा गैसों यानी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा ही जो है जल वाष्प बाहर निकालते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाती है। ध्यान रखेंगे। स्वच्छ जल में भरे बर्तन का इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में समान रूप से क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बाँक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तनिक भी चतुराई। तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सैनाप बाँक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु सैनाप का अर्थ निम्न होता है। नेकु का मतलब तानिक, थोड़ा, कम या अल्प। सैनाप का मतलब चतुराई होता है। सैनाप का मतलब क्या होता है? चतुराई होता है। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। ठीक है, तो उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति से है जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। 9 नंबर तो यहाँ पे जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे रिलीव्ड ईयरली द विल्ड हाईवे रिच्ड बाई नाउ। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ड इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है जिन्हें 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुल्ड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुल्ड प्लस हैव। ठीक है, इन्वर्सन फॉर्म। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? हार्ड होगा। कोइलवर पुल पर स्थित है। तो कोइलवर पुल पर कौन क्या स्थित है? सोन नदी स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोइलवर पुल पर सोन नदी स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम
अब्दुल बारी पुल है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी तथा परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह घटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है। अब लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फाफा डू प्लेसिस जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान थे फाफा डू प्लेसिस। 15 मार्च 2022 के पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि फाफा डू प्लेसी के कमान सौंपेंगे, जो कि आरसीबी के नए कप्तान हैं। तो आरसीबी के नए कप्तान वही थे। फाफा डू प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल के 16वां संस्करण था। इस विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी, जो 5वीं बार जीती थी। उप विजेता गुजरात टाइटंस था। 99 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, तो इसको ध्यान रखेंगे। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने अर्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान जो है बोध गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा आपको 100 क्वेश्चन और पूरा विस्तार के साथ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।